हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर न्यू स्पीड साइंस एकेडमी और एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट के सहयोग से आपको प्रदान किया जा रहा है। और आप अगर न्यू स्पीड साइंस एकेडमी के छात्र हैं या किसी अदर विद्यालय के छात्र हैं, तब भी आप इससे अपनी स्टडी को लगातार जारी रख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और किसी विशेष और जानकारी के लिए या किसी समस्या अगर आपको किसी चीज़ में होती है, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जाकर के भी आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10 का पहला लेक्चर, पहला चैप्टर बल्कि स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और उसके पहले टॉपिक से हम प्रारंभ करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 क्लास 10th का, वो है वास्तविक संख्याएं, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रारंभ में कुछ संख्याओं के बारे में, उनके समुच्चयों के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम टॉपिक पर आएंगे। तो देखिए, कुछ संख्याओं के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कहते हैं, पहली है प्राकृतिक संख्याएं, या इसे प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स जो है उसका जो समुच्चय होता है, उस समुच्चय को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। समुच्चय मतलब समूह, ग्रुप। पूरी संख्याओं का जो ग्रुप होगा उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, लिखा जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और उसमें जो संख्याएं प्रारंभ होंगी वो 0 से प्रारंभ होंगी, उसमें जो संख्याएं प्रारंभ होंगी वो 1 से प्रारंभ होंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर के समुच्चय में, समूह में संख्याएं 1 से प्रारंभ होंगी और प्लस अनंत तक जाएंगी। नेचुरल नंबर का समूह या समुच्चय या पूरा ग्रुप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप कहेंगे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, प्लस अनंत तक होती हैं। याद रखना ये है कि इसमें जो संख्याएं होती हैं वो पूरी होंगी, कंप्लीट नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होंगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 1/2, 3/2, 1.5, 2.5, 3.6, ये सब क्या प्राकृतिक संख्याओं में आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये प्राकृत संख्याएं नहीं है, ये प्राकृत संख्याएं नहीं है। प्राकृत संख्याओं में सभी पूरे नंबर होंगे। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। ये प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या समूह को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। नाम से ही क्लियर है, पूर्ण संख्याएं मतलब पूरी संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब पूरी संख्याएं। पहली चीज आपको समझनी है कि इसका समुच्चय जो प्रारंभ होगा वो 0 से, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। 0 से प्रारंभ होगा, प्लस अनंत तक जाएगा, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो आप कहेंगे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट।
इसमें भी यही चीज मैं रिपीट करूंगा कि पूरा पूरा नंबर आएगा, इस प्रकार का कोई नंबर नहीं आएगा, आधा अधूरा जो नंबर होगा वो नहीं आएगा। यानी 1/2, 3/2, 1.5, 2.5, 3.6 इस प्रकार के कोई नंबर इस समूह में नहीं आएंगे, पूरे पूरे नंबर रहेंगे। यानी पूर्णांक के रूप में संख्याएं पाई जाएंगी, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से प्रारंभ होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। तीसरा जो है, तीसरा संख्याओं का जो समूह है वो है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक या इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक के जो समुच्चय हैं उनको डिनोट करने का तरीका कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड। कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से इसे डिनोट किया जाएगा। इनके समुच्चय को कैपिटल आई से लिखा जाएगा या कैपिटल जेड से लिखा जाएगा। आई या जेड जहां भी होगा तो आप समझ जाइएगा पूर्णांक की बात होती है। और दूसरी चीज वो ये है कि पूर्णांक जो है वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के नंबर होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि पूरे पूरे नंबर होते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे नंबर होंगे जो पूरे पूरे होंगे, उन्हें हम पूर्णांक में रखेंगे। उन्हें हम पूर्णांक में रखेंगे। तो पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने का तरीका या डिनोट करने का तरीका आई या जेड। और माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे नंबर जो पूरे पूरे होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। सेम चीज ये वाली यहाँ भी हम समझ जाएंगे कि इसमें 3/2, 1/2, 1.5, 2.5 इस टाइप का कोई नंबर नहीं आएगा, आधा अधूरा, यानी पूरा पूरा नंबर इसमें भी रहेगा। ये पूर्णांक कहलाता है। तीसरा संख्याओं का समूह जो हम लोगों ने पढ़ा अभी पूर्णांक, उसके कुछ भेद होते हैं, प्रकार, उसके कुछ सेक्शन किए गए हैं, टुकड़े किए गए हैं, समूह अलग अलग बनाए गए हैं। उसमें से एक है हमारा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक या इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। धन पूर्णांक को लिखने का यानी उसके समूह को व्यक्त करने का, डिनोट करने का तरीका आई, इसके ऊपर प्लस या फिर z और इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, आई प्लस या z प्लस, ये धन पूर्णांक का तरीका होता है। और धन पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं आएंगी। धनात्मक संख्याएं मतलब कहां से प्रारंभ होंगी? 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक आई प्लस या जेड प्लस से लिखा जाएगा और इसमें संख्याएं प्रारंभ होंगी 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट। इसमें भी पूर्णांक ही आएगा, पूरा पूरा नंबर आएगा, आधा अधूरा नहीं आएगा। आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के जैसा लग रहा है। तो आप इसमें एक पॉइंट लर्न कर सकते हैं कि जो धन पूर्णांक का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांक का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक होता है, यानी एक जैसा होता है या एक समान होता है या एक ही होता है, बिल्कुल समान, वही नंबर्स इसमें भी होते हैं। दूसरा भेद पूर्णांक का जो है वो है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए ऋण पूर्णांक को हम लोग लिखते हैं i माइनस या z माइनस से। i उसके ऊपर माइनस या फिर z लिख करके माइनस लिख देंगे,
ऋण पूर्णांक में ऋणात्मक नंबर आएंगे, ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 -2 -1, माइनस अनंत से लेकर के -3 -2 -1 तक, या इस तरीके से कहें कि -1 से माइनस अनंत तक के जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स इसमें ऋण पूर्णांक में आएंगे। याद इसमें भी रखना है कि इसमें भी जो नंबर होंगे वो पूरे पूरे होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, आधा अधूरा नहीं होगा। तीसरा पूर्णांक का जो भेद है वो है धनेतर, धनेतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक का इंग्लिश में नाम होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए नॉन पॉजिटिव को लिखा जाता है आई और डाउन में प्लस, या फिर जेड और डाउन में यहाँ पे प्लस सबस्क्रिप्ट में। तो धनेतर अगर शब्द आप देखें, धनेतर मतलब धन से इतर, यानी धनात्मक ना। नॉन पॉजिटिव का मतलब इंग्लिश में भी आप समझ गए होंगे, जो धनात्मक ना हो, जो पॉजिटिव ना हो। तो जो पॉजिटिव नहीं होगा वो कौन होगा? वो नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तो धनेतर पूर्णांक में नेगेटिव नंबर आएगा और जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 और जीरो इसमें शामिल होगा। तो ये पूरा समूह धनेतर पूर्णांक कहलाएगा, धन से इतर। धनेतर का मतलब धन से इतर, यानी कि धनात्मक नंबर उसमें नहीं होंगे। तो धनात्मक जब नहीं होगा तो कौन आएगा? ऋणात्मक आएगा और जीरो आएगा। जीरो जो है वो ना तो धनात्मक माना जाता है ना ऋणात्मक, इसीलिए इसको हमने धन पूर्णांक में भी नहीं रखा और ना ही ऋण पूर्णांक में रखा है। इसको हम कहाँ रख रहे हैं? धनेतर पूर्णांक, यानी जो धनात्मक नहीं है। तो अब ऋणात्मक और जीरो इसमें आ जाएगा। चौथा और आखिरी इसका समूह हम रख रहे हैं ऋणेतर पूर्णांक का, ऋणेतर पूर्णांक, इंग्लिश में नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऋणेतर पूर्णांक को रिप्रेजेंट करने का या इसके समूह को लिखने का तरीका आई सबस्क्रिप्ट में माइनस या फिर जेड माइनस लिखा जाता है। ऋणेतर का मतलब ऋण से इतर, यानी ऋणात्मक संख्याएं इसमें नहीं आएंगी। तो कौन आएगा? धनात्मक संख्याएं और जीरो, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर, ये पूरे के पूरे नंबर्स जो हैं वो ऋणेतर पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें भी वही चीज है कि सारे नंबर पूरे पूरे होंगे, आधा अधूरा नंबर नहीं होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करने वाला है, वो ये है कि अगर आप इस समूह को देखें तो ये समूह बिल्कुल पूर्ण संख्याओं के समूह के जैसा लग रहा है। जो हमने पूर्ण संख्याएं होल नंबर सेकंड पॉइंट हमने लिखा था, बिल्कुल वही है। पूर्ण संख्याएं भी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, और ऋणात्मक पूर्णांक भी 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट है। इसका मतलब दोनों समूह समान है। तो याद रखने वाली बात ये है कि जो ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय एक होता है। ऋणेतर पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय एक होता है। चौथा प्रकार है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको, वे संख्याएं जिनको P बटे Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P Q पूर्णांक हैं के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
माने ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q नॉट इक्वल टू 0 माने हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में जिनको भी हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है उसे q से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है। पांचवा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर को कभी कभी p से डिनोट किया जाएगा, कभी कभी r माइनस q लिखा जाता है या r ऐसे q लिखा जाता है, इसको भी r माइनस q ही पढ़ा जाता है। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय ना हो वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, परिमेय ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जो परिमेय ना हो का मतलब जिनको p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके। इसके कुछ एग्जाम्पल आप याद करके रखिए, जैसे √2, √3, √5, पाई, इस टाइप के नंबर। √2 को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जब डेसिमल में कन्वर्ट होता है, भाग विधि से इसको हल किया जाता है, डेसिमल में जब ये बदलता है तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब नंबर्स रिपीट नहीं करते और कभी भी भागफल का अंत नहीं होता है, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखा गया। ठीक उसी प्रकार पाई भी जो है, विशेष रूप से पाई को आप याद रखिए, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या ये हमारा पांचवा प्रकार है। अब देखिए कुछ और चीजें हैं जो हमें याद करके रखनी है। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से ही केवल भाज्य हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से ही केवल भाज्य होती है। भाज्य होने का मतलब कटती हैं, डिविजिबल होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 या 3 या 5 या 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। 2 को हम 1 से और 2 से काट सकते हैं, 3 को 1 से और 3 से काट सकते हैं, 5 को 1 से और 5 से काट सकते हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें आपको याद ये रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे कभी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद दूसरी चीज हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक स्वयं तथा किसी
किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो 1 यानी 1 से, स्वयं से और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 के बाद आप ले लीजिए 6 हो गया, या 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, इस तरीके। 4 जो है 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 जो है 1 से 6 से कटने के अलावा 2 और 3 से कटेगा। 8 जो है 1 और 8 से कटने के अलावा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखिए अगला हमें जानना चाहिए सम संख्या। सम संख्या या इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जनरली सभी लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप समझ सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके के। इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी सम संख्या मानना है तो आप सम संख्या ऐसे मानेंगे। सम संख्या कभी कभी कंसीडर करना होता है तो 2m + 2, 2m + 4 एंड सो ऑन, ये सम संख्या कंसीडर करेंगे जहां m जो है वो पूर्णांक है, धनात्मक m धनात्मक पूर्णांक। तो ये सम संख्या मानने का तरीका, कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है 2 सतत सम संख्याएं या 2 लगातार सम संख्याएं, तो उसमें आपको इस तरीके से कंसीडर करना होगा। सम संख्या के बाद आता है अगला विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, है ना, 9 हो गया, 11, 13, 15, इस तरीके की संख्याएं। और कभी भी आपको विषम संख्या मानना होगा तो आप ऐसे मानेंगे। विषम संख्या जब आपको मानना होगा तो विषम संख्या आप मानेंगे इस तरह से 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम विषम संख्याएं मान सकते हैं। अब देखिए हम क्लास 10th के पहले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि प्रमेयिका क्या होती है, जिसको इंग्लिश में लेमा कहा जाता है। प्रमेयिका या लेमा है एक पहले से सिद्ध किया गया कथन
जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, प्रमेयिका कहलाता है। एक पहले से सिद्ध किया गया कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, प्रमेयिका कहलाता है। A pre-proved statement which is used to prove another statement is called lemma. A pre-proved statement which is used to prove another statement is called lemma. यानी पहले से सिद्ध किया गया कथन जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, प्रमेयिका कहलाता है। तो अब इसमें एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन आप जानते हैं, आगे हम उसी पर चर्चा करेंगे, मैं उसको पहले लिख देता हूं। आप जानते हैं एक चीज, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये एक स्टेटमेंट है जो भाग करने में हेल्पफुल होता है। अगर कोई दो संख्याएं हैं, हमने भाग किया, भाग करने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो सही है या नहीं है, तो उसमें हम इस स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। भाजक और भागफल का गुणनफल निकालें, उसमें शेषफल को जोड़ दें। परिणाम अगर भाज्य के बराबर आया है तो इसका मतलब भागफल सही किया गया है या भाजन सही हुआ है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब भाजन क्रिया उसमें सही नहीं लगाई गई है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट है, यानी पहले से सिद्ध किया गया एक कथन है, और इसके माध्यम से हम अगले कथनों को सिद्ध करते हैं, यानी भागफल वगैरह की जांच करते हैं कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यूक्लिड हमारा सेकंड टॉपिक हाई स्कूल का है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में EDL लिखा जाता है। ये प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका किसे कहा जाता है, इसका पहले कथन हम देखेंगे। कथन क्या है, दो धन पूर्णांकों A तथा B जिसमें A ग्रेटर देन B है के लिए दो अन्य पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार अस्तित्व में है कि A बराबर BQ प्लस R। ये इनका कथन है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का, कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं A और B जिसमें A B से बड़ा है, इनके लिए दो अन्य पूर्णांक Q और R का अस्तित्व है। कैसे है, A बराबर BQ प्लस R। अब अगर आप इस कथन को बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि A बराबर BQ प्लस R जो लिखा है वो देखने में लग रहा है कि B से A को विभाजित किया गया है, और विभाजन करने में Q जो है वो उसका भागफल है और R शेषफल है। स्टेटमेंट का यही मतलब निकलेगा कि A ग्रेटर देन B में जब A को B से भाग दिया जाता है तो भागफल Q आता है और शेषफल R आता है। यानी ये कथन असल में लिखा गया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन
शेषफल वाले कथन के ऊपर लिखा गया है, जहां पर भाज्य कौन है, बड़ा वाला नंबर यानी कि ए, भाजक कौन है, छोटा नंबर यानी कि बी, भागफल कौन है, वो दो नंबर में से पहला नंबर जो बाद में हमने लिया था क्यू और आर, उसमें जो क्यू है वो हमारा भागफल है, भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा क्यू है, और शेषफल जो इसमें है वो शेषफल है आर, शेषफल है आर। एक बाउंडेशन इसमें होती है, वो ये है कि आर का मान 0 से b तक होगा, आर का मान 0 से b तक होगा। आर क्या है, आर शेषफल है, तो शेषफल का मान 0 या 0 के बराबर होगा, उससे छोटा होगा, सॉरी उससे बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा। b कौन था, b था भाजक, यानी भाजक से कम होगा। जनरली हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से भाग दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि शेषफल में जो नंबर आएगा वो 3 से कम ही आएगा, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा तो फिर हम भाग दे सकते हैं, तो 3 से कम आएगा, तो 3 से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये रिमाइंडर पॉसिबल है जब हम किसी भी संख्या को 3 से भाग देते हैं। तो ठीक उसी कंडीशन को यहाँ पे बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान 0 से b तक होगा, यानी 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा। b कौन है, भाग जिससे दिया गया, माने भाजक, तो भाजक से हमेशा रिमाइंडर कम रहेगा, 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, परंतु कभी भी b के बराबर नहीं होगा, हमेशा b से कम रहेगा। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पहले से इसको जानते हैं, ये जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है ये पहले से आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उसी को इस रूप में समझाया गया है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास आते हैं, आपके पास अस्तित्व में दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो उन धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो और अन्य पूर्णांक q और r का अस्तित्व पाया जाएगा इस प्रकार कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 या फिर 0 से बड़ा परंतु b से छोटा है। तो a इसमें भाज्य का काम करता है, b भाजक का काम करता है, q भागफल होता है, जब a को b से भाग दिया जाता है तो भागफल q आता है और शेषफल r बचता है। ये स्टेटमेंट है। अब इसको पढ़ने का जो हमारा मकसद है, जो हमें एक्सरसाइज में काम करना है, इस पर वो कौन सा काम है, वो काम है दो संख्याओं का मासा HCF महत्तम समापवर्तक निकालना, दो संख्याओं का या फिर तीन संख्याओं का। इसके माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम दो संख्याओं या तीन संख्याओं का HCF निकालते हैं, यानी कि मासा निकालते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसमें लगती कैसे है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरणबद्ध तरीके से लगाया जाता है और उन सभी चरणों के कॉम्बिनेशन को, यानी सबको कंबाइंडली, जैसे एक बार में तो HCF आएगा नहीं, इसको कई स्टेप में लगाया जाता है। तो कई स्टेप में जब लगाया जाता है तो उसमें सारे स्टेप के कॉम्बिनेशन को, यानी सारे स्टेप के समूह को जो है वो कहा जाता है एल्गोरिथम। उसको चरण को, पूरे चरण को, एक कॉम्बिनेशन को, जो चरण होंगे, सारे स्टेप जो बनेंगे, प्रमेयिका जब अप्लाई करेंगे हम दो संख्याओं के HCF को ज्ञात करने के लिए, प्रमेयिका जब लगाई जाएगी तो कई चरण आएंगे, 2 चरण, 3 चरण, 4, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो वहां पर नाम रखा जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से हमें दो संख्याओं या तीन संख्याओं का मासा ज्ञात करना होगा। तो आपको ये लाइन याद रखनी होगी, देखिए एल्गोरिथम लिखा जाता है या एल्गोरिथम कह सकते हैं हम। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है एल्गोरिथम। ये क्या है,
ये कई परिमेयिका यानी कई चरणों का समूह होता है। जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अप्लाई करेंगे तो चरणों के समूह को कहा जाता है एल्गोरिथम। सुपरिभाषित चरणों की श्रेणी जिसका प्रयोग किसी समस्या के निराकरण में किया जाता है या निराकरण के लिए होता है। ये एक पूरी सीरीज है, श्रेणी है, समूह है सुपरिभाषित चरणों का जिसका प्रयोग किसी समस्या के निराकरण के लिए होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहेंगे। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करेंगे। कई बार अप्लाई करेंगे तो पूरा कॉम्बिनेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। मैं एक बार फिर से एक जगह आपका फोकस करवाना चाह रहा हूं कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b अगर हमें दिए गए हैं a ग्रेटर देन b के साथ, तो q और r जो दो अन्य पूर्णांक अस्तित्व में होते हैं उसमें q जो होता है वो भागफल होता है, r शेषफल होता है तब जब a को यानी बड़ी वाली संख्या को b यानी छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो शेषफल होगा वो 0 से b तक होगा, माने 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा परंतु b से सदैव छोटा होगा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने से पहले आप इस चीज को एक बार फिर से समझिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हमें दिया गया है। तो a जो है वो भाज्य है, b भाजक होता है, q भागफल होता है। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट कहा जाता है और उसी क्वोशिएंट का पहला लेटर लेकर के q लिखा जाता है। और r इसको शेषफल कहा जाता है और शेषफल का इंग्लिश होता है रिमाइंडर। तो उस रिमाइंडर का पहला लेटर r लिया गया है इसके लिए। बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि r का मान 0 से b तक होगा, माने 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा परंतु b से सदैव छोटा होगा। b कौन है? भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या को 3 से भाग कर रहे हैं, 3 से भाग करने पर जो शेषफल r की पॉसिबिलिटी है, शेषफल r का मान जो है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0, 1, 2। हमेशा 3 से भाग कर रहे हैं, 3 से कम तो 0, 1, 2 हो सकता है। फिर से अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल r 0, 1, 2, 3 हो सकता है। अगर हम किसी भी संख्या को 5 से भाग करते हैं तब शेषफल r 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी संख्या को 3 से भाग करें तो 0, 1, 2, 4 से भाग करें 0, 1, 2, 3, 5 से भाग करें 0, 1, 2, 3, 4, यानी हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे एक कम रहेगा हमेशा शेषफल। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम उस संख्या के बराबर से एक कम होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं या जो हमारा भाजक है। ये समझना जरूरी है सवाल लगाने की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा पर पहले सवाल लगाते हैं, फिर हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या कि सिद्ध करो प्रत्येक
सम संख्या को, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक सम संख्या को 4q प्लस 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। प्रत्येक सम संख्या को 4q प्लस 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसका हल देखिए। सवाल लगाने से पहले आपको फोकस करना है कि जो दिया गया है, दोनों आपका जो रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। कह रहे प्रत्येक सम संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है 4q और 4q प्लस 2। इस पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका bq प्लस r के जैसा मॉडल है। अगर आप ध्यान देंगे b की जगह पे 4 है, b की जगह पे 4 है। इसका मतलब जिस भी संख्या के बारे में बात हो रही है उस संख्या को 4 से भाग दिया गया, उस संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा। यही सवाल पकड़ना है आपको, यहीं से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, इसी को देख करके। तो आपको क्या फोकस करना है कि जैसे कह रहे प्रत्येक सम संख्या, तो जिस सम संख्या की बात हो रही है उस संख्या को 4 से भाग दिया गया है, 4 से भाग दिया गया। इसको देख के पता चला 4q प्लस 2 देख करके पता चल रहा है कि 4 से भाग दिया गया। तो सबसे पहले सवाल लगाएंगे, क्या करेंगे, कहेंगे माना, जिस संख्या के बारे में बात हो रही है माना वो संख्या a है, माना संख्या a है। संख्या a को 4 से भाग देना लग रहा है इसमें, तो लिखेंगे संख्या a को 4 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा, अभी मैंने बताया 3 से भाग करेंगे तो 0 1 2, 4 से भाग करेंगे तो 0 1 2 3। ये शेषफल की पॉसिबिलिटी है, यानी ये r का संभावित मान हो सकता है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, हिंदी में लिखना चाहें तो लिखें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर bq प्लस r, ये प्रमेयिका है। इसमें b कितना है, 4 है, क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देना इसमें लग रहा था तो हम इसलिए भाजक को 4 मान रहे हैं। तो b के स्थान पे 4 और r के संभावित मान जो आ रहे हैं उनको बारी बारी से हम रखेंगे, तो हमें सारी कंडीशन मिलेंगी a के लिए। यानी अगर हम a को 4 से भाग देते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो a बराबर 4q प्लस 0, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3। ये 4 कंडीशन निकली। 4q प्लस 0 का मतलब 4q ही होगा। अब देखिए जो संख्या हमने मानी a, उसकी 4 कंडीशन आई जब हम 4 से भाग देते हैं। एक है 4q, एक है 4q प्लस 1, एक है 4q प्लस 2, एक है 4q प्लस 3। अब इन चारों कंडीशंस में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 4q है ये 2 से कटने लायक है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये सम है। फिर उसके बाद दूसरे केस पे आएंगे 4q प्लस 1, ये 2 से नहीं कट पाएगा, 2 से काटेंगे आप पूरी तरीके से नहीं कट पाएगा, इसका मतलब ये विषम है। फिर तीसरे केस पे आएंगे तो इसमें 4q प्लस 2 है, 4q भी 2 से कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, यानी ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य है, तो ये संख्या सम होगी। और तीसरे केस में आएंगे तो 4q 2 से कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या विषम है, 2 से नहीं कट पाएगी। तो अब आप देखें सम का 2 केस आया है, एक 4q आया है और एक 4q प्लस 2 आया है। ध्यान दीजिए, एक 4q आया है, एक 4q प्लस 2 आया है और दोनों सम का केस है। मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक सम संख्या, लिखेंगे अतः प्रत्येक सम संख्या को 4q तथा 4q प्लस 2
के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ये सवाल सॉल्व करने का तरीका है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। प्रत्येक सम संख्या को 4q या 4q+2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो माना हमने कि संख्या a है, जिस संख्या के बारे में बात हो रही है वो संख्या a है। इस पर फोकस करेंगे आप तो इससे पता चलेगा कि किससे विभाजित किया जा रहा है। यहाँ 4q+2 आ रहा है। जब bq+r से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो लग रहा है कि b की जगह पे 4 यानी कि भाजक 4 है। तो हम मान कर यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या a को 4 से भाग देने पर शेषफल होगा 0 1 2 3। अब ये शेषफल की 4 स्थितियां आ गई। इसी को लेकर के हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं संख्या a पर 4 से भाग देने के साथ। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिजल्ट लिखेंगे, यानी a बराबर bq+r से a लिखेंगे, a हमने माना ही है, और b चूंकि क्वेश्चन में दिया है 4 तो 4 रखेंगे और r की चारों कंडीशन 0 1 2 3 अप्लाई करेंगे। तो पहले 4q, फिर 4q+1, फिर 4q+2, फिर 4q+3 मिलेगा। इसमें पहला 4q 2 से विभाजित हो जाएगा तो सम है, और तीसरा 4q+2 भी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो ये भी सम है। दोनों सम वाले केस बिल्कुल इसके जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक सम संख्या को 4q और 4q+2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर q पर फोकस करिएगा। q यहाँ पर भागफल ही है और वो भागफल के लिए हम q इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई नया भी आप चाहें तो अक्षर ले सकते हैं, लेकिन हम q को ही लेकर के चलते हैं जैसा कि क्वेश्चन में था उसी रूप में लेकर के चलते हैं। जब बदलाव की आवश्यकता होगी किसी क्वेश्चन में तो उसको बदला भी जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध करो प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखते हैं। बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा। यहाँ पे आप देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 अगर इक्वल टू bq+r पे आप इसको फिट करेंगे तो b की जगह पे आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जिस संख्या के बारे में बात हो रही है उसे 6 से डिवाइड किया गया। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे। माना संख्या, या हम कहें, हाँ ठीक है, माना संख्या a है। अब संख्या a को 6 से भाग देने पर भाग देने पर शेषफल होगा, क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। ये हमारा शेषफल होगा 6 से भाग देने पर। फिर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से a = bq+r। ये हमारा लेमा है। इसमें b की जगह पे 6 और रिमाइंडर की ये 6 कंडीशन पुट करेंगे। तो a = 6q+0, a = 6q+1, a = 6q+2, a = 6q+3, a = 6q+4 और a = 6q+5 मिलेगा। 6q+0 6q होगा। ये 2 से कट जाएगा तो ये सम है। ये 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम हुआ। फिर ये 2 से पूरा कट जाएगा दोनों पार्ट, तो इसका मतलब ये सम है। ये 2 से नहीं कटेगा दोनों भाग, इसका मतलब ये विषम है।
ये 2 से कट जाएगा, दोनों भाग कट जाएगा तो ये सम है, और इसमें 2 से कटेगा नहीं तो ये विषम है। तो अब आप विषम वाला भाग देखिए, एक ये और एक ये, और तीनों आप देखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 आया है जैसा उसमें कहा गया। अतः प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने क्वेश्चन सिद्ध किया। तीसरा क्वेश्चन हमारा 176 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। 38,220 जो बड़ी संख्या है उसको हम भाग देंगे छोटी संख्या 176 से। जैसे नॉर्मली भाग दिया जाता है वैसे ही भाग करेंगे। पहले 2 बार लेके जाएं, 2 छक 12, 2 सते 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 352 माइनस करेंगे, यहाँ 0, 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 3 जाएगा 0, 2 को उतारेंगे। फिर उसके बाद एक बार जाएगा 176 माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 9 हुआ, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 2 हुआ, 2 में से 1 जाएगा 1, 126 बचा, 0 को उतारेंगे 1260। 60 हुआ, 7 बार लेके जाएंगे, 7 छक 42, 7 सते 49, 50 3 53, 7 एकम 7, 5 12 माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 0 यहाँ 0, 28 आया। अब आगे हम भाग नहीं कर सकते, तो अब ये जो 28 है इसको हम बना देंगे भाजक, और पिछला जो हमारा भाजक था उसको हम बना देंगे भाज्य, और भाग करना फिर शुरू करेंगे। अब ये 28 कितनी बार जाएगा, 6 48 छेदनी 12 4 16, 6 बार जाएगा, 6 48 छेदनी 12 4 16 माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 8 बचा। फिर अभी भी शेषफल 0 हुआ नहीं है, और ये जो आया है ये 28 से कम है, तो फिर हम भाग करेंगे। अब 8 को जो है वो भाजक बना देंगे, और पिछला भाजक 28 था उसको हम भाज्य बना देंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, माइनस होगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचा। अभी भी शेषफल जी, अब ये 4 बचा हुआ है, पिछला वाला भाजक लेंगे 8, उसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 0 आ गया रिमाइंडर यहाँ पे। तो जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसमें जिस वाले स्टेप में शेषफल 0 हुआ होगा उस वाले स्टेप में जो भाजक होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। अब इसको हम लिखते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, तो कैसे लिखेंगे, 38,220 हमारा पहला भाज्य था, उसको 176 से भाग किया गया, 217 भागफल आया और शेषफल आया 28, पहला स्टेप। दूसरा भाग यहाँ पे हुआ है, 176 को भाग किया गया, 28 से भागफल 6 आया और शेषफल 8 आया। तीसरा भाग यहाँ हुआ है, 28 को भाग किया गया, 8 से 3 बार गया यानी 3 भागफल है और शेषफल 4 आया। फिर 8 को भाग दिया गया 4 से, आखिरी स्टेप 4 से भाग दिया गया, 2 बार गया यानी 2 भागफल है और शेषफल 0। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 हुआ अतः 176 और 38,220 का HCF अंतिम वाला जो भाजक है 4 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 176 38,220 बराबर 4।